नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंस एग्जाम जो होता है, मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और उस 9 पेपर में 2 कंपलसरी है, एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश। दूसरा एक एसए का पेपर होता है जो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 to 4, और इनमें क्या है कि लगभग जो सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट को जानने चाहिए बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लास्ट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद आखिरी जो 2 पेपर होता है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है लगभग 48 सब्जेक्ट्स की, और उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसका कि 2 पेपर देना होता है और इसका मार्क्स होता है 500। ठीक है। ये देखा जाता है कि 500 मार्क्स में से जो स्टूडेंट 300 प्लस गैदर करते हैं तो उनके पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है सिलेक्शन लिस्ट में आने का। ठीक है। तो ऑप्शनल को कैसे चूज करना चाहिए? तो जब कभी भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है और हम उनसे पूछते हैं कि ऑप्शनल आप क्या चाहते हैं, ऑप्शनल में क्या होना चाहिए, तो उनका पहला रिप्लाई होता है कि वो कहते हैं कि सर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वही सब्जेक्ट लेंगे ना। तो पॉपुलर का क्या मतलब है? पॉपुलर का मतलब है कि द सब्जेक्ट विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गो फॉर, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, या फिर पवेड हो गया। उसके बाद आप देख लें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, इनका कुछ पोर्शन आप जीएस के लिए पढ़ते हैं। अब जो ये ऑप्शनल लेते हैं उनका लगभग 30, जीएस तो पूरा कवर हो ही जाता है, ऑटोमेटिकली लगभग ऑप्शनल का भी 30 to 40% कवर हो जाता है अगर वो जीएस की तैयारी करते हैं तो एक जगह ये ओवरलैपिंग होने की वजह से उनका टाइम कम लगता है अपने सिलेबस को पूरा करने में। ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स ये इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा कोई जवाब होता है कि जो स्कोरिंग ज्यादा हो। स्कोरिंग ज्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि जिस स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है उसकी उस सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आज से 3-4 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्कोरिंग माना जा रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे थे। ग्रेजुअली वो घट के आज के डेट में और टॉप 100 में हार्डली 2 या 3 लोग पवेड से आ पाए हैं इस बार। तो स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग वेरी करता है। जैसे कोई सब्जेक्ट नया नया पीक पे आता है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होने का मतलब है कि जो स्टूडेंट ने पढ़ के आया सिमिलरली रिफ्लेक्ट किया। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो उस सब्जेक्ट में क्या होता है कि इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे ही इन डेप्थ नॉलेज अपडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन के डेप्थ बढ़ेगी, तो आंसर के लिए आपके पास मटेरियल और नॉलेज लैक करेगा, और वंस इट इज लैक स्कोर कम होते लगेंगे। जैसे आज ही हम देखें एंथ्रोपोलॉजी का आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग एंथ्रोपोलॉजी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अभी स्कोरिंग है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आने वाले 5 साल में भी ये स्कोरिंग रहेगा। तो स्कोरिंग का पूरा निर्भर करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पीक पे जा रहा है और किसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को एक स्टूडेंट इग्नोर करता है दूसरा उसी में 300 प्लस लेके आता है। तो कहने का मतलब कि 300 प्लस कब आएगा? जब आपकी उस सब्जेक्ट के लिए इन डेप्थ नॉलेज होगी, और दूसरी बात आप उसको रिफ्लेक्ट करा पाएंगे। तीसरा रिक्वायरमेंट वो बताते हैं कि सर समझने में आसानी हो।
अब समझने में आसानी, तो ये तो बिल्कुल ही स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि उसकी समझ कैसी है, वो किसी चीज को कैसे कोरिलेट कर सकता है। तो अगर एक स्टूडेंट जो कि इजिली किसी चीज को कोरिलेट कर सकता है, समझ सकता है, तो उसके लिए वो सब्जेक्ट आसान हो जाता है। ठीक है, जिसका उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मटेरियल इजिली मिल जाए, तैयारी करने के लिए गाइडेंस इजिली अवेलेबल हो। तो ऑब्वियसली जो पॉपुलर सब्जेक्ट होंगे, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में। तो जिस सब्जेक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, ऑटोमेटिकली उसके मटेरियल्स और गाइडेंस ज्यादा अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है, वो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जिसमें ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिन्होंने क्रैक किया है वो उस सब्जेक्ट को लेने वाले हों। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी लगभग एवरेज ऐसे हैं जो कि मतलब एवरग्रीन है, हमेशा ही उनके स्टूडेंट्स का एक रेलिवेंट पोर्शन होता है सिलेक्शन लिस्ट में, रेलिवेंट पोर्शन होता है जो मेंस अटेम्प्ट देते हैं उनमें। तो कहने का मतलब है कि कुछ एवरग्रीन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ हैं जो कि वेरी करते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब एक अगर हम चार्ट देखें कि कितने का स्टूडेंट कैसे पॉपुलैरिटी देखें, तो आमतौर पे अगर एवरेज देखा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लगभग जो है सो कंसिस्टेंट रहे हैं। 2500 से 3000 स्टूडेंट हर साल होते हैं जो कि मेंस, जो इस सब्जेक्ट के साथ मेंस को अटेम्प्ट करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों मिलाकर के 3 से 4000 के बीच में होते हैं। रीजन क्या है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर, फर्स्ट पेपर अगर आप देखें राजनीतिक शास्त्र का, तो फर्स्ट पेपर थिंकर बेस्ड है, सेकेंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 1 थिंकर बेस्ड है, और जो जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सेकेंड पोर्शन पॉलिटी पे बेस्ड है। अब पॉलिटी पे बेस्ड होने की वजह से स्टूडेंट इसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जनरल जो जीएस पेपर 2 है वो भी कवर हो जाता है, तो एक पोर्शन इसमें बर्डन कम होता है। सेकेंड, अपडेशन की रिक्वायरमेंट इसमें इसलिए है क्योंकि लगातार गवर्नेंस में सिस्टम जैसे ही चेंज होगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्कोप खुला होता है क्वेश्चंस के बनने का। बाकी जो सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमी, ये और जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं, जो लोग लिटरेचर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य हो या इंग्लिश हो, तो कहने का ये जो होते हैं इनका तकरीबन सब मिला करके 3 से 4000 के बीच में टोटल स्ट्रेंथ होता है। तो कहने का मतलब कि अगर ओवरऑल आप इस चार्ट को देखें पिछले 5-6 साल के एवरेज को लेकर के, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉवेट, पॉलिटिकल साइंस और आजकल सोशियोलॉजी एंड पीक पे मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए जिससे कि वो उस सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़े। अब मानिए कि कोई सब्जेक्ट है, हमने चूज कर लिया, लेकिन उसको पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में होता है? पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स की जगह पे उनको अगर पॉलिटिकल साइंस का ही एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को से बात करने के लिए किसी से करें तो वो उसमें ज्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन वही पॉलिटिक्स की बात अगर शुरू कर दें तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो एक सब्जेक्ट जो आपको इनर्जाइज करे, जिससे आपको एक एनर्जी मिले पढ़ने की, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा, आप उस विषय के साथ जितने फेमिलियर होते हैं, जितने परिचित होते हैं उसके टर्म, उसके कॉन्सेप्ट से, तो वो उतना ज्यादा आपके लिए समझ बेहतर करता है, उतना आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप में भी एक इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा उसको जानने की। अब जिस विषय में मेरी चाहत भी है और जिस विषय में मेरा इंटरेस्ट भी बन रहा है, ठीक है, तो एक इच्छा भी है, एनर्जी भी हो और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। जब ये होगा तो तो इसका परिणाम होगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हम उसको कोशिश करेंगे हमेशा उसके बारे में कुछ नया ढूंढने का।
कि दो थ्योरीज अगर अलग अलग मिलेंगे और उनके क्रिटिसिज्म हमें पता होंगे तो हमेशा दिमाग में रहेगा कि इन दोनों को क्यों ना मिला करके एक नई थ्योरी को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा उसमें नया करने का स्कोप बना रहेगा हमारे लिए बतौर स्टूडेंट। और मटेरियल की जरूरत तो पड़ती ही है। अब देखिए बुक्स अवेलेबल हैं, अगर बुक्स आसानी से मिलेंगे तो हम तैयारी बेहतर कर पाएंगे। मटेरियल आसानी से मिलेगा तो हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह कंपाइल्ड वे में मिलेगा तो रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड होंगे, रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड होंगे तो मल्टीपल टाइम हम रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज की जो स्कोप है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब लास्ट ये सब होने के बाद अब ये समझे कैसे कि हमें ये सब मिल रहा है या नहीं, ऑप्शनल को सेलेक्ट करें कैसे, तो उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्या होगा कि लाइक सब्जेक्ट, अनलाइक्ड एंड डजंट मैटर। अब जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हर आदमी के दिमाग में होता है कि मुझे ये 4-5 सब्जेक्ट में से एक लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इनको डिवाइड कर लेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है और जो नापसंद है और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है पढ़ लेते हैं काम चल रहा है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो सब्जेक्ट अनलाइक्ड की लिस्ट में आएंगे वो तो पहले ही खत्म हो गए। तो अब आपके पास कंफ्यूजन का स्कोप रहेगा बस लाइक और डजंट मैटर में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है जो सब्जेक्ट्स लाइक्स के लिस्ट में आएंगे। अब मानिए कि जहां पे लाइक्ड या फिर डजंट मैटर में 2 या 3 सब्जेक्ट हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है, और इनमें से चूज करना है, तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सिलेबस और सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर निकालिए। अब सिलेबस में काम क्या करना है कि सिलेबस के वर्ड बाय वर्ड हमें जाना है एक बार पूरा थोरो, और जा करके सिलेबस को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य है कि उसमें कोई टर्म दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं तो जिसमें नाम दिए हुए हैं, चेस्टर बर्नार्ड है, मैक्स वेबर हैं, तो जो नाम दिए गए हैं क्या आप इन नामों से फैमिलियर हैं? ठीक है, तो जिन जिन वर्ड्स के लिटरल मीनिंग से अगर आप फैमिलियर हैं उनको आप कहीं से लिंक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मानिए कि जैसे सोशियोलॉजी में एक टॉपिक है रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म का मतलब अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि रीजनलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, यू कैन यूज सेपरेट पेन, लाइक मतलब ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, जो भी पेन लेना है ताकि वो डिस्टिंक्टली आपको पता चले। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए। अब जो सिलेबस, जो हमारा कंफ्यूजन था 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के बीच में, तो तीनों से गुजरने के बाद जिस सिलेबस में सबसे ज्यादा अंडरलाइंड वर्ड होंगे, इसका मतलब है कि उस सब्जेक्ट की बेसिक से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। ये है पहला स्टेप। जब सिलेबस को देख लेते हैं तो सेकेंड स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना। यहां पे आंसर करने की कोशिश भी नहीं करनी है। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो क्या होगा कि एक मन में फियर बैठ जाएगा, जब आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो यहां पे पर्सपेक्टिव है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, क्वेश्चंस को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सिलेबस के टॉपिक से रिलेट करना। यदि अब जहां से क्वेश्चन रिलेट हो पा रहा है, ठीक है, वहां पे फिर डिफरेंट कलर के पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, मानिए पहले ब्लू से किया था तो अब रेड से कर लेंगे। अब सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, पिछले 5 साल का क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको रिलेट करते हैं सिलेबस से,
और तब देखिए कि सिलेबस में कौन सा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस है जो कि ज्यादा कोरिलेटेड है क्वेश्चन पेपर के साथ आपका। ठीक है, ये 2 स्टेप पूरा करने पर लगभग आप एक तरफ बायस्ड हो जाएंगे। ठीक है, कि वेदर आई शुड टेक दिस सब्जेक्ट और नॉट। बट स्टिल कंफ्यूजन रह जाता है। कंफ्यूजन क्या रह जाता है कि यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कोरिलेशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होगा, पढ़ने में मजा आएगा या नहीं। तो उसके लिए थर्ड स्टेप है, और थर्ड स्टेप क्या है कि रीड बेसिक बुक। अगर मानिए कि मेरा इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ने में क्या होगा कि नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने में मेरा इंटरेस्ट जगेगा कि अच्छा इस टॉपिक में ये था तो अगले में ये होगा, मजा आ रहा है। तो पढ़ने में जिसको ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, इन तीनों को कंपाइल करके जिस सब्जेक्ट की तरफ आपका टिल्ट बनता है वो सब्जेक्ट हमारा फाइनल सब्जेक्ट होगा। दूसरा, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 10 से 15 दिन इन्वेस्ट करते हैं तो वो वर्थ है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का है जो कि आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज दिला सकता है। तो इसीलिए ये 15 दिन का टाइम ये एग्जामिन करने में देना कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे लिए, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बेहतर तरीके से समझ में आएगा, किस सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ने के ज्यादा स्कोप है, ज्यादा स्कोप ऑफ एक्सेल है, तो वहां पे आप उसको तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगर मानी अब यहाँ पे होता है कि ये तो हो गया, अगर गलत तरीके से ऑप्शनल हम चूज कर लेते हैं कि किसी ने कहा हमने चूज कर लिया, उसका नेगेटिव परिणाम क्या होगा? ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ रॉन्ग ऑप्शनल। पहला कि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं जगेगा, क्योंकि वो किसी के कहने पे हम पढ़ रहे हैं, हमारी खुद की इच्छा नहीं थी। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई भी काम ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड कि लॉन्ग रन में जब आपको किसी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो एक गिल्ट होता है दिमाग में कि काश उस समय थोड़ा सा टाइम दे के समझ लिया होता। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय देते हैं, और समय देने के बाद रिजल्ट क्या आता है नहीं आता है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर आपकी तरफ से कहीं भी कोताही की गई होगी तो देयर इज ऑलवेज गिल्ट। दिमाग में एक रहेगा दोस्त कि थोड़ा सा कर लिया होता तो जिंदगी कुछ और होती। ठीक है, और तीसरा, गलत ऑप्शनल गलत तरीके से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि फाइनल मार्किंग जो होगी वो भी कम आएगी, और मार्क्स कम आने का मतलब है कि चांसेस ऑफ बीइंग आउट ऑफ लिस्ट से बाहर होने के चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शनल को चूज करने के लिए अगर टाइम देकर के विथ फुल पेशेंस हमें डिटरमाइन करना चाहिए, और डिटरमाइन करके और तब हम फाइनली जो ऑप्शनल सेलेक्ट करें उसको अच्छे से तैयार करें ताकि हम एक बेहतर ग्रेस उसमें पा सकें, और जो कि हमारे लिए फाइनल पीडीएफ में नाम पब्लिश कराने के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से ऑप्शनल को चूज किया जा सकता है। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन राइज होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।